बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो फॉरेस्ट के लेक्चर होगा ये दो पार्ट में होगा। पहले इसके पार्ट में हम फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस और कंजर्वेशन देखेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा और उसमें हम इसके जो है वो डिफरेस्टेशन, काजेज ऑफ डिफरेस्टेशन, और फिर हम इस डिफरेस्टेशन को किस तरह से लिमिट कर सकते हैं, रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की तरफ से कैसे जा सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इसका जो पहला लेक्चर है इसमें हम फॉरेस्ट, इसके डिफरेंट टाइप्स, इसकी इम्पोर्टेंस और इसका रोल जो इकोसिस्टम में प्ले करता है, और इसकी जो डिग्रेडेशन है उसको लिमिट करने के लिए या उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए हम कौन कौन सी मेजर्स इंडिविजुअली और नेशनल लेवल पे हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, हम उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सो इसमें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड एसोसिएटेड प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म दैट कवर कंसीडरेबल एरिया, ऑलमोस्ट लार्ज एरिया पे होते हैं, एंड रीप्रोड्यूस इटसेल्फ। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड जो है वो इसने कवर किया हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर किया कि 21 मार्च एवरी ईयर को जो है ना वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो सेलिब्रेट किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो इस नेचुरल जो रिसोर्स है इसको सेव करने के बारे में जो है वो अवेयरनेस दी जाए, और इस पे एम्फेसिस किया जाए कि इसको हमने किस तरह से इस बहुत बड़े सोर्स को जो है वो सेव करना है और सस्टेनेबल बेसिस पे इसको लेके जाना है। फॉरेस्ट आर सेड टू बी द लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली ये हवा को साफ़ करते हैं, और लंग्स का भी यही काम होता है कि हमें जो है वो एयर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो हम रेस्पायर एयर करते हैं उसमें से हमें ऑक्सीजन जो हमारी नीडफुल जो सोर्स है हमारा, वो उसको ये प्रोवाइड करते हैं। सो अर्थ के जो लंग्स हैं उनको फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट स्लाइड में भी शो की गई हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, आप जानते हैं कि ये सी शोर के साथ या रिवर के साथ एजिस पे बैंक्स के साथ होते हैं। और ये मोलेब फॉरेस्ट है, ये मोस्टली जो है फिलिपाइन में पाए जाते हैं। ये हार्ड वुड वाले और क्रुक्ड वुड वाले फॉरेस्ट होते हैं, और ये फिलिपाइन में बहुत ज़्यादा ये एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये जो है वो एवरग्रीन रहते हैं, अपने लीफ शेड नहीं करते, जबकि इसके कंपैरेटिव हमारे पास डेसिडस फॉरेस्ट है, एंड दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एनुअली। मैंग्रोव फॉरेस्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट में देखा जाए तो डेफिनेटली ये, क्योंकि ये बात की पहले कि हमने कि ये कम्युनिटी ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, ये सबको मिला के एक कम्युनिटी बनती है जो कि लार्ज एरिया को कवर करती है। तो इसमें डेफिनेटली एनुअल प्लांट्स भी होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करते हैं। प्रीनियर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म, या ग्रासेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। इसके बाद श्रब्स है हमारे पास, सॉफ्ट वुड ट्रीज है लाइक पाइन, और हार्ड वुड ट्रीज हैं। तो ये सारे प्लांट्स की जो कम्युनिटी होती है ये मिलकर एक फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट करती है, एक फॉरेस्ट बनाती है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री सेक्टर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इन सोर्स ऑफ लंबर, पेपर, फ्यूल, वुड, लेटेक्स, मेडिसन एज वेल एज फूड, एंड इट प्रोवाइड्स इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर्पसेस। इसमें जो ऊपर ये लिखा हुआ है इसमें ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी वुड यूज़ होती है, और जो है वो फर्नीचर वुड भी यूज़ होती है जिसे टिम्बर कहते हैं। और ये लंबर दैट इज़ द हार्ड वुड ये होती है, प्रोसेस्ड होती है, और ये कंस्ट्रक्शन में मोस्टली यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर एरिया के वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान में ये फॉरेस्ट जो है वो लेस देन 4% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और इसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है और ट्री प्लांटेशन की ज़रूरत है, जो हमें इंडिविजुअली और नेशनल लेवल पे भी करनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इससे हम क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं। इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इन दोनों इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं कि ये जो होते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल बेसिस पे इनके क्या क्या ये लाइक ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ये साउंड को जो है नॉइस एनर्जी को लिमिट कर रहे हैं, लाइक हमें शेड और कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे। फिर इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे इन जो है ट्रीज़ की जो वर्शिपिंग भी की जाती है, तो उसमें डेफिनेटली ये जो है वो कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है इनकी। इनको वन बाई वन देखें तो दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज। यस, जैसे हमें अभी ऊपर बात की लंबर की, तो ये लंबर जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। फिर हमने बात की थी ऊपर पेपर इंडस्ट्री की,
तो पेपर इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल जो है वो इन्हीं फॉरेस्ट से आता है. सो दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द certain industries. They provide food, fodder, fuel, fertilizer and fiber. ये जो fodder होता है that is the dry hair, straw is used for the animal food. They prevent soil erosion and preserve the fertility of the soil. क्योंकि soil की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर जो ये ट्री से लीफ फॉलिंग होती है वो लीफ सारे उसके अंदर होते हैं. तो वही लीफ जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करते हैं और डेफिनेटली ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन होगा तो वो ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होकर कंपोस्ट बनेगा और ये फर्टिलाइज़र का काम देगा, ये फर्टिलिटी का काम देगा, ये फर्टिलिटी इन्हांस करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे तो बारिश की वजह से या हवा की वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगी और ये वाली ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर जो वो उड़ जाएगी आंधी की वजह से. इस वजह से इसकी फर्टिलिटी जो है इफेक्ट हो जाएगी. बट इफ़ देयर इज़ अ ट्री तो फिर इससे जो वो इंटरसेप्शन हो जाएगी. ये देखें ये हवा को भी रोकेंगे और यहाँ से बारिश आ रही है तो ये ट्री की ये टॉप कैनोपी है जो सबसे पहले रेन ड्रॉप जो है वो यहाँ पे फॉल होंगे, उसके बाद उनकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो यहाँ पे फॉल होंगे. तो फिर इससे जो है स्प्लैश इरोजन या रील इरोजन, गली इरोजन, आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं इसमें, या फिर आप इरोजन वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हैं. तो इससे जो है वो इरोजन नहीं होगी, मतलब इसमें टॉप जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव नहीं होगी. दे प्रोवाइड मॉइस्चर एंड लोअर द टेम्परेचर. यस, इनका कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ये ट्रांसपायर करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से ये शेड की वजह से टेम्परेचर को भी लोअर कर देते हैं. दे आर द होम ऑफ मैनी एनिमल्स, बर्ड्स, और फिर इस तरह से यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी का होम है. यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं और बर्ड्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे रहती हैं. तो अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी या ये भी लॉस्ट हो जाएगा. दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से. एंड दे प्रोवाइड मेडिसिनल वैल्यूज़, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल ट्रीज़ हर्ब्स शर्ब्स होती हैं यहाँ पे और उनको जो है वो यूज़ करके बहुत से मेडिसिनल ड्रग्स बनाए जा सकते हैं. जैसे कि एक प्लांट एफिड्रा, आपने पढ़ा होगा इसमें तो डाइवर्सिटी में, तो एफिड्रा से एफिड्रन बनती है और ये एफिड्रन जो होता है, ये एफिड्रन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन के अंदर यूज़ होती है. फॉरेस्ट आल्सो हेल्प एलिविएट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम द राइज मॉडर्न सोसाइटी. यस, हमें लेयर एक्टिविटी के लिए अगर जाना हो, हमें घूमने फिरने के लिए जाना हो तो हम मोस्टली जब वो ग्रीनरी पार्ट जो होता है या फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं, ट्रीज़ यहाँ पे होते हैं, तो हम उस जगह का या उन रीजन्स का जो है वो इंतखाब करते हैं, उनको चूज़ करते हैं कि हमने जहाँ पे अपना लेयर टाइम, अपने रिलैक्सिंग टाइम गुजारना हो. तो ये जो है वो हमारी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी ज़रूरी हैं. They provide the opportunity for relaxation, meditation and can lead to the development of ecotourism. Yes, अगर फॉरेस्ट ज़्यादा अच्छे से बने हुए होंगे तो हम जो है वहाँ पे जो इस तरह से जाएँ रिलैक्सेशन काम के लिए जाएंगे. आपको याद होगा कि हमारा एक टूर जो है वो राणा रिजॉर्ट में भी गया था जिसने बेम्बू फॉरेस्ट लगाया हुआ है. तो डेफिनेटली ये टूरिज़्म को भी जो है वो प्रमोट करते हैं. इस इम्पोर्टेंस के साथ अगर हम इनके रोल्स देखें तो दे प्रमोट रेनफॉल. यस, रेनफॉल इनसे जो ट्रांसपायर होता है वाटर तो वाटर वेपर में चला जाता है, वाटर वेपर से फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर क्लाउड से जो है वो रेनफॉल. तो जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगी. तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में रेनफॉल इसी वजह से ज़्यादा होती है कि वहाँ पे इस तरह से फॉरेस्ट ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सेकेंडली देख रहे हैं सॉइल इरोजन के लिए बता दिया था कि ये विंड ब्रेक का भी काम करेंगे. देखें अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो ये वाला ट्री, ये वाला सारे मिलकर जो क्या करेंगे, विंड की वेलोसिटी को, स्पीड को कम कर देंगे, जिसकी वजह से विंड इरोजन नहीं होगी. सेकंड हमारे पास जो फैक्टर होता है दैट इज़ वाटर इरोजन. यहाँ से रेनफॉल और ये अगर यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगी तो ये वाली यहाँ पे जो है वो स्प्लैश इरोजन और फिर रील इरोजन और गली इरोजन को कॉज करेगी. लेकिन अगर वही रेन ड्रॉप जो है वो इस ट्री के ऊपर फॉल होता है तो वो ट्री से इंटरसेप्ट होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो यहाँ से ऐसे नीचे आराम से गिरेगा और इस वजह से जो है वो यहाँ पे स्प्लैश इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, ये वाटर इरोजन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कुछ नहीं होगा. दे प्रिवेंट फ्लडिंग. अब ये जो फ्लडिंग को रोकते हैं इसके दो काजेज़ हैं, दो रीज़न है इसमें. एक तो ये हम लीनियर प्लांटेशन करते हैं, मतलब बैंक्स के साथ साथ करते हैं, जैसे नहर के अभी किनारे आप दे देखें लिया माइनर के साथ यहाँ
साइड साइड पे जो है वो ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो ये जो प्लांटेशन की होती है, इसको प्लांटेशन को कहते हैं लीनियर प्लांटेशन। अब ये लीनियर प्लांटेशन की वजह से जो नहर का किनारा है या दरिया का किनारा है वो मजबूत रहता है, वहाँ पे सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती। ये सॉइल इरोजन को भी तो प्रिवेंट करता है, हमने ऊपर पढ़ा। इस वजह से सॉइल इरोड नहीं होती, तो वो बैंक्स जो होते हैं वो मजबूत रहते हैं और वो जो है वो टूटते नहीं हैं और उनकी वजह से फ्लड नहीं आता। और सेकंड, जहाँ पे जिस एरिया में ये ट्रीज़ ज़्यादा होंगे, अगर यहाँ पे फ्लड आ गया, ये ट्रीज़ ज़्यादा है, तो ये नॉट ओनली द विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे, ये वाटर की वेलोसिटी को, स्पीड को भी कम करेंगे। और फिर साथ में ये जो सॉइल है, इसमें यहाँ पे इसकी रूट्स होंगी ट्री की, तो जो पानी यहाँ से आएगा, ये उस जो रूट्स हैं ये उनको भी कंसोलिडेट रखेंगी, सॉइल पार्टिकल को इकट्ठा रखेंगी, तो ये सॉइल भी जो है वो बह कर आगे नहीं जाएगी अगर यहाँ पे ट्री प्लांटेशन ज़्यादा होगी। तो ये दो तरह से जो है वो फ्लडिंग को रोकता है। मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ये ऑलमोस्ट जो वो बैलेंस रखता है। इट रिड्यूसेस द नॉइज़ पोल्यूशन। यस, ये नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमने इसमें नॉइज़ पोल्यूशन वाले सेक्शन में पढ़ा था कि ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है वाइब्रेशन को, तो डेफिनेटली ये नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। एक्ट एज अ विंड बैरियर फ्रॉम द हैवी विंड। ये वाटर को भी फ्लोइंग से रोकता है, फ्लडिंग से भी, और विंड को भी रोकता है, विंड वेलोसिटी को भी रिड्यूस कर देता है। इट प्रोवाइड्स मेडिसिनल रेमेडीज़, जैसे एफिड्रा बात हुई थी, तो रिक्रिएशन भी, कि हम रिक्रिएशन के लिए, लेजर टाइम के लिए, जो है हम सैर तफरी के लिए भी उन्हीं जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी। लंबर फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये बताया था कि ये प्रोसेस्ड वुड होती है जिसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस और रोल है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं या इसका एरिया डे बाई डे कम होता जा रहा है। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 हेक्टेयर इन अ सेकेंड जो है ये लॉस होते जा रहे हैं। इनकी जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन सर्टन एरियाज एज अ फॉरेस्ट रिजर्व। फॉरेस्ट रिजर्व के लिए कि वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि यहाँ से कोई जंगल नहीं काटेगा, कोई दरख्त नहीं काटेगा, ये सिर्फ जो है वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए होगा। तो फॉरेस्ट रिजर्व के लिए हम उनको प्रोटेक्ट कर दें, उनको जो है वो फिक्स कर दें। कंट्रोल्ड कटिंग ऑफ ट्री। अब कटिंग ऑफ ट्री करनी तो है, क्योंकि जब ओल्डर हो जाएंगे तो इनका ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाता है। देखें, ट्री जो है वो 1 साल में 2 फुट हो रहा है, 2 साल में 4 फुट लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 6 फुट बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बाद जाके उसकी ग्रोथ रेट या उसकी हाइट बड़ा होना, उसकी कैनोपी बड़ी होना स्टिल हो जाती है, रुक जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको काट के उसकी जगह हमने रिफॉरेस्टेशन या दोबारा से हम उस लकड़ी को यूज़ कर लेंगे। डेफिनेटली ये हम वुड, पेपर, पल्प में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। फिर वुड कहाँ से लाएंगे? तो हम उसको काट के उसकी वुड को, जो हार्ड वुड होगी, उसको तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमने इसके लिए क्या करना है, उसको जो है वो उसकी जगह पर रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ऐसी टेक्निक्स भी लगानी, दोबारा से वहाँ पर उसको दरख्त भी लगाने की कोशिश करनी है। मैसिव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हमें शुरू करने चाहिए, एजुकेशन कैंपेन्स शुरू करनी चाहिए। डेफिनेटली कोई भी चीज़ है उसको कंजर्व करना है, सेव करना है, तो उसके लिए एजुकेशन की या अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन का मतलब भी यही है कि ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे तो उसको पता होगा कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमने इनको जो है वो क्यों सेव रखना है, क्यों इनको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। स्ट्रिक्ट एंड स्वेयर पेनल्टीज फॉर द इलीगल लम्बरिंग। अगर कोई इस तरह से फिर भी काटता है कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है एरिया को, फिर भी उसको जो है वो कटिंग होती है वहाँ पे ट्री के लिए, तो उसको जो है वो स्ट्रिक्ट और स्वेयर पेनल्टीज होनी चाहिए उनके लिए। व्हाट कैन आई डू? अवॉइड डिस्ट्रॉइंग ट्री अननेसेसरली। ऐसे नहीं कि गुजरते हुए छोटे से जो ट्री जो हैं वो अभी जुवेनाइल स्टेज पे हैं या बहुत सॉफ्ट वुड वाले, तो उनको काट दिया जाए, ऐसे उनकी ब्रांचेस को तोड़ दिया जाए, तो हमने अननेसेसरली वो नहीं करना। बी केयरफुल विद द मैचेस एंड द सिगरेट्स बट्स। सिगरेट के बट और ये माचिस की तीली वगैरह ये वहाँ पे नहीं जलानी, यहाँ पे वुडी एरिया या ग्रासी एरिया। रिसाइकल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमें चाहिए कि हम रिसाइकलिंग, इसमें वुड की भी रिसाइकलिंग करें। एंड प्लांट ट्रीज फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड कमोमोरेट द स्पेशल इवेंट्स। तो हमें ब्यूटिफिकेशन के लिए और स्पेशल इवेंट के, मतलब मेरी बर्थडे है तो मैं अपनी बर्थडे पे जो है वो दरख्त लगाऊं, हमने अपने किसी बड़े बुजुर्ग की जो है वो याद मनानी है कि वो उनके लिए लगाना है, उनकी याद में लगाना है, तो हम उसके लिए भी एक ट्री लगा सकते हैं। तो इस तरह जो डेफिनेटली जो ये इवेंट होंगे, इस तरह से ये, जैसे हमारे एक सर हैं
शहजाद बसरा साहब, तो उन्होंने अपनी 59th बर्थडे पे 59th ट्रीज़ जो हैं वो मोरिंगा के गिफ्ट किए थे लोगों को, जिन्होंने वो प्लांट किया। इसी तरह वो 60th बर्थडे पे 60th ट्री जो है उन्होंने किए। तो इस वजह से ये जो है ना वो स्पेशल इवेंट जो है वो इसको कॉमोमोरेट या मेमोरेबल बन जाएगा। तो आप इस ट्री इस तरह भी कर सकते हैं, अपने स्पेशल इवेंट पे जो है वो ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। They help to put out wildfires. We have to help to put out wildfire। अगर कहीं पे हो तो हमें उसको भी जो है वो लिमिट करना चाहिए, पुट आउट करना चाहिए, आग बुझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। डोंट हंट वाइल्ड लाइफ एक्सेसिवली। वाइल्ड लाइफ को जो है वो हंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली द प्रेग्नेंट फीमेल एंड द यंग, क्योंकि उन्होंने भी बड़े होना है या प्रेग्नेंट फीमेल है, उस जैसे मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन होनी, तो हमें उनको हंट नहीं करना चाहिए। एंड गेट इन्वॉल्व द इन्वायरमेंटल इश्यूज़। हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं उनको समझना चाहिए और उनको सेव करना चाहिए। अगर आपको वाटर की इंपॉर्टेंस का पता चल जाए तो आप वाटर कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस का पता चल जाए तो आप फॉरेस्ट को जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें जो है वो वी हैव टू गेट इन्वॉल्व इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो वर्ड्स एंड एक्शन, हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि एक्शन भी करना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि आप अपने जो मेमोरेबल इवेंट्स हैं उनको कमोमरेट करने के लिए आप जो वो ट्रीज़ लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इसके डिफॉरेस्टेशन पे होगा। थैंक यू सो मच बेटा।